आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। आज मेरे साथ तकरार के नए अंक में वो शख्सियत है जिसने हिंदुस्तान में एक नया इनकलाब लाया, एक नई क्रांति लाई और अर्बन मिडिल क्लास को एक सपना दिखाया, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो अपने नाम से परिचित है, इनका परिचय देना कोई बहुत जरूरी नहीं है। जो लोग भी हिंदुस्तान नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, सोचते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को उसकी एक आशा की किरण के तौर पर देखते हैं। आइए अरविंद केजरीवाल जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो विजन है भारत के नवनिर्माण का, भारत को एक भ्रष्टाचार मुक्त और करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने का, उसमें कितनी सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब से आपका ये आंदोलन शुरू हुआ था, तब हमेशा हम लोग सुनते थे कि आप ये बात बार बार कह रहे होते थे कि भारत का जो पूरा जो सिस्टम है वो चरमरा गया है, और खास करके पार्लियामेंट और असेंबलीज की बात करें तो वहां पे भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग आ गए हैं। क्या आपको सच में लगता है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सारे लोग करप्ट और भ्रष्ट हैं? नहीं, सारे नहीं है, कुछ लोग ईमानदार हैं, लेकिन उन ईमानदारों की आवाज दब गई है क्योंकि इन पार्टियों को चलाने वाले बेईमान हैं। चाहे वो आप बीजेपी ले लीजिए, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी ले लीजिए, डीएमके ले लीजिए, एडीएमके ले लीजिए, जो मर्जी पार्टी ले लीजिए, उनका जो हाई कमांड है वो माफिया है। वो बेसिकली तो उसके अंदर, पार्टियों के अंदर मिडिल लेवल पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी आवाजें नहीं सुन रही, उनकी आवाजें खत्म हो गई हैं। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने बहुत सारी पार्टीज का नाम गिनाया, वो सारी करप्ट और भ्रष्ट है, और आपकी जो आम आदमी पार्टी आपने बनाई है अभी, वही सिर्फ एक ईमानदार है, और उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं और करप्ट हैं। दो तरह की पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर। एक तो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, जिनको कुछ सीट्स मिलती हैं इधर उधर। उनमें तो आप अगर कोई एक आध पार्टी का नाम बता दें जिसमें ईमानदारी हो या जिससे उम्मीद हो कि वो देश को भ्रष्टाचार से बचा लेगी, मैंने तो बहुत सोचा। लेकिन कई छोटी छोटी पार्टियां हैं देश के अंदर जो लड़ती हैं, संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनको सीट वीट नहीं मिलती हैं। ऐसी पार्टियां ईमानदार हो सकती है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, जो इलेक्टोरल उसके अंदर कुछ वोट परसेंटेज लाती हैं रीजनेबल, उसमें मुझे तो दिखाई नहीं देती है। आम आदमी पार्टी इस मंथन से निकली हुई पार्टी है, इस पूरे भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आज कम से कम दो चीजें हैं, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप और आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार हैं। सारे के सारे कैंडिडेट्स जितने हमने पुटअप किए हैं, तीन चीजों की गारंटी हम खुल के दे रहे हैं उनके बारे में। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा है। और हम ओपन चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर बाई चांस हमसे कोई गलती हो गई हो और कोई सबूत लाके दे दे हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ, हम उसकी सीट कैंसिल कर देंगे, टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। चलिए, आपने कहा कि आम आदमी में कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है या किसी के ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन जब आपने एक पार्टी बनाई थी और अपना जो मैनिफेस्टो लेके आए थे और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आपने ये कहा था ये आम आदमी पार्टी है, नाम भी आपने वैसा रखा, और आम आदमी ही इसका नेतृत्व करेगा और उसको नुमाइंदगी मिलेगी, उसको टिकट मिलेगा। लेकिन जब हम लोगों ने देखा, जब टिकट आपने बांटा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी की श्रेणी में नहीं है, करोड़पति हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको भी अब लगने लगा है कि पार्टी चलाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है? पहली चीज तो ये, किसने आपको कहा कि आम आदमी मतलब गरीब आदमी? इस देश के अंदर दो आदमी है, एक आम आदमी और एक खास आदमी। नहीं, जब हम आम आदमी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो लोग आपकी सभाओं में आए, जो लोग आपकी रैलियों में आए, जो लोग आपके अनशन में आए, तो वो कोई करोड़पति नहीं था। वो सारे लोग या तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स थे, अर्बन मिडिल क्लास के लोग थे, जो जाहिर सी बात है करोड़पति नहीं थे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल तय है कि आम आदमी का जो अर्थ है, आम आदमी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं लोगों का है जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, या जो अपने काम को किसी तरह से करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम उनको करोड़पति नहीं मान सकते। वो आपकी डेफिनेशन है आम आदमी की, मैं हमारी डेफिनेशन बता देता हूँ। हम इस तरह का डिफरेंस इस देश के अंदर नहीं कर रहे। इस देश के अंदर दो किस्म के लोग हैं। एक हैं जो इस देश को चला रहे हैं, जो इस व्यवस्था को चूस रहे हैं, जो इस व्यवस्था को सबवर्ट करके अपने लिए पैसे कमाना चाहते हैं। जो लोग आज 1,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदते हैं और एक हफ्ते में 6,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम बेच देते हैं, वो खास आदमी है। जो नेता, जो अफसर, जो इस देश की व्यवस्था को चूस के और इस देश की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहिए, गलत व्यवस्था का फायदा। दूसरे वो लोग हैं इस देश के अंदर, वो अमीर भी हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, वो हिंदू मुसलमान भी हो सकते हैं, वो सिख ईसाई भी हो सकते हैं, वो इस जात के भी हो सकते हैं, वो उस जात के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो
जो आज इस पूरी की पूरी व्यवस्था से तंग आ चुके हैं और इस व्यवस्था को बदल के एक सुनहरे भारत का सपना देखना चाहते हैं, वो है आम आदमी। अब मैं, जहां तक आपने टिकटॉक का सवाल, हमारे यहाँ एक भाग सिंह है, ऑटो ड्राइवर है। हमारे यहाँ संतोष कोली थी, जो कि एक गरीब लड़की थी। हमारे यहाँ एक मूर्ति वाला है जिसको गोकुलपुरी से टिकट दिया गया है। हमारे यहाँ एक कपिल मिश्रा है जिसके घर का खर्चा नहीं चलता है। हमारे यहाँ मुस्तफाबाद से कपिल धामा है जिसके घर का खर्चा नहीं चलता है। हमारे यहाँ वंदना है शालीमार बाग से, जो कि एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ है। तो जब आप भारत की बात करते हैं, एक मिनट, जब आप भारत की बात करते हैं तो आपको व्यापकता से देखना पड़ता है। उसमें करोड़पति भी हैं, उसमें गरीब भी हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि आपने इतने उदाहरण भी दे करके कहे, और आपकी बात फेस वैल्यू पे भी ले लेता हूं कि ठीक है, ये लोग हैं, आपके साथ सब किस्म के लोग हैं। लेकिन जब आपका आंदोलन चला और जब अन्ना हजारे जी आपके साथ थे, आपके सहयोगी थे, बल्कि आपके गार्जियन के तौर पे वो सामने आए, तो उस आंदोलन के ऊपर ही बड़े आरोप लगे कि ये कॉर्पोरेट लॉबीज ने शुरू किया है, इसके पीछे बहुत सारे पूंजीपतियों का पैसा लगा है, बहुत सारी सोच का भी पैसा लगा है, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक और सांस्कृतिक पार्टियों का भी सपोर्ट है जिनको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी शायद नहीं है, और ये इल्जाम हमेशा लगते रहे और उसके कारण आपको बहुत नुकसान हुआ। फिर ये लगा कि आप अगर पैसा नहीं होगा तो पार्टी कहां से चलाएंगे। आपने अभी कहा कि भाग सिंह आपकी पार्टी का उम्मीदवार है, आप कहां से उसके इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसा लाएंगे? एक मिनिमम तो कहीं से लाएंगे, तो कहां से आपकी फंडिंग होगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने। वो कौन लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं? एक एक आदमी का नाम वेबसाइट के ऊपर है। आज आप एक एक्सपेरिमेंट, इतनी ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आपको शायद दुनिया की किसी पार्टी में नहीं मिलेगी। आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा या इंटरनेट बैंकिंग करते होंगे, अभी आप जाइएगा और आपके जितने दर्शक हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आम आदमी पार्टी .org है हमारी वेबसाइट का नाम है, इस पे अभी जाइए, क्रेडिट कार्ड से 10 रुपए डोनेशन देके देखिए। जैसे ही आप डोनेशन देंगे 3 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली आपका नाम वेबसाइट पे आ जाएगा। इससे ज्यादा फाइनेंशियल तो अभी तक हम लोगों ने 12 करोड़ के करीब रुपए इकट्ठे किए हैं। वैसे तो 12 करोड़ कुछ भी नहीं होते, बीजेपी और कांग्रेस में तो एक एमएलए 12 करोड़ खर्च कर देता है, लेकिन हमारी तो सारे 70 के 70 कैंडिडेट्स, उसी में से बराबर बराबर सबको दे देंगे, उसी में से चुनाव लड़ेंगे जी सारे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं और आप जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि जहां 12 करोड़ रुपया कांग्रेस या बड़ी पार्टियों के लोग एक चुनाव क्षेत्र पे खर्चा करते हैं, वहां 70 इलेक्शन सीट का इलेक्शन आप सब पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, वो सारा आप 12 करोड़ में लड़ेंगे? इसी में लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब शीला दीक्षित और विजय गोयल जी को चुनाव लड़ने होते हैं तो वो अनिल अंबानी के पास जाते हैं, कहते हैं जी हमें चुनाव लड़ने। अनिल अंबानी करोड़ों रुपए दे देते हैं। जब शीला दीक्षित जी चुनाव जीत जाती हैं तो अनिल अंबानी आते हैं, कान पकड़ते हैं उनके, कहते हैं मैंने पैसे दिए थे, बिजली के दाम बढ़ाओ, उनको बढ़ाने पड़ते हैं। मैं तो यही हमारे जा रहा हूं कि आपके पास कौन आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी सभाएं होती हैं, हम चादर फैलाते हैं वहां पे, हमारे को इंटरनेट के ऊपर जनता पैसे दे रही है, आप जाके देखिएगा 10-10 रुपए जनता दे रही है उसके ऊपर, हम जनता से पैसे ले रहे हैं। चुनाव जीतेंगे तो जनता हमारे पास आएगी, कान पकड़ेगी हमारे, कहेगी हमने पैसे दिए थे, बिजली के दाम घटाओ, तो हमें घटाने पड़ेंगे। हमारी लॉयल्टी जनता के प्रति है, उनकी लॉयल्टी अनिल अंबानी के प्रति है। पैसा जो है चुनाव के अंदर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जो पैसा आपको देगा चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव के बाद वो अपने पैसे का हिसाब मांगेगा। तो अगर हमने पैसा नंबर का लिया, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस बहुत अहम सवाल पे बातचीत शुरू जारी रखेंगे कि पैसे का क्या महत्व है आज की हिंदुस्तान की सियासत में। लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी से दूसरे सवाल कर। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। वेलकम बैक।
हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि चुनाव में जो पैसा जो है, इंतखाबात में पैसे की बहुत अहमियत है, लेकिन उसके साथ साथ ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरा इलेक्शन सिर्फ 12 करोड़ रुपए जो इनके पास अब तक आए हैं उस पर लड़ेंगे, और ये 12 करोड़ पे 70 असेंबली हमारा बजट 20 करोड़ उस पर लड़ेंगे। हमारा बजट, चलिए उनसे जानना चाहते हैं कि क्या 12 करोड़ में लड़ेंगे या बजट कुछ बढ़ेगा? क्या लगता है, 12 करोड़ में लड़ लीजिएगा या कुछ और बढ़ेगा बजट? हमारा टोटल बजट 20 करोड़ के करीब है। 14 लाख रुपए की लिमिट तो इलेक्शन कमीशन रखता है एक कैंडिडेट पे। 70 कंस्टिट्यूएंसीज हैं तो 10 करोड़ के करीब तो ये हो गया, प्लस डेट ऑफ नोटिफिकेशन के पहले का खर्चा, पार्टी का खर्चा, ये सब मिला के हमने एस्टिमेट किया था 20 करोड़ है, जिसमें से 12 करोड़ हमने कर लिए हैं जनता से इकट्ठे। एक और चीज मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे पास कई लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा जी मैं जब अनशन पे बैठा था, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, 15 दिन के अनशन पे, तो एक आदमी आया और वो बहुत भाव विभोर हो रहा था, आंखों में आंसू थे। कहते हैं केजरीवाल जी जितना त्याग आपने किया है मैंने किसी को नहीं देखा करते हुए, और मैं 10 करोड़ रुपए लेके आया हूं आपके लिए, मेरे पास 1 नंबर का पैसा नहीं है। मैंने उसका पैसा वापस कर दिया। मैंने कहा भाई साहब आप प्रार्थना कीजिएगा कि देश बच जाए, हमें आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आपका 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए। इस किस्म के कई लोग आए हमारे पास पैसा देने के लिए, हमने उनसे पैसा नहीं लिया। हम 1 नंबर के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, हम सच्चाई से चुनाव लड़ेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सच्चाई के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। चलिए आपका ये एक आपने रिजॉल्व किया हुआ है कि आप ईमानदारी के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आज के भारत में या हम पूरी दुनिया की अगर बात करें, जिस तरह के अमेरिका के हिसाब की तरह की फंडिंग हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन पूरे दुनिया में जहां भी इलेक्शन होता है उसमें पैसे लगते हैं, डोनर्स पैसे लगाते हैं। अगर अमेरिका की भी बात करें तो वहां डिनर डिप्लोमेसी होती है, डिनर के नाम पर फंड रेजिंग होती है और पैसा जमा किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं हम सोच सकते हैं, कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक पैसा आपको ना मिले। आप किस हद तक जा सकते हैं? आप सिर्फ अभी दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे हैं या आने वाले जो 5 असेंबली चुनाव हैं हर जगह इलेक्शन लड़ेंगे या सिर्फ दिल्ली में? अभी सिर्फ दिल्ली में कर रहे हैं। तो आप दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट बताया मैंने। आप दिल्ली में लड़ेंगे, दिल्ली में आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या भविष्य है? आपके ऊपर लोग क्यों दौड़ लगाए जिसको मालूम है कि ये दिल्ली से बाहर मध्य प्रदेश तक नहीं जा सकता है? तो हम कैसे बात करें कि आम आदमी पार्टी मेघालय और मिजोरम में पहुंचेगी? दिल्ली जीतेंगे और दिल्ली के बाद भारत जीतेंगे। चलिए, आपने कहा दिल्ली जीतेंगे, दिल्ली के साथ भारत जीतेंगे। अभी एक चीज हो रही है करप्शन की, आप बहुत बात करते हैं। अभी करप्शन को लेकर के सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया। उस ऑर्डिनेंस के आने से के बाद लालू प्रसाद यादव जेल चले गए हैं, रशीद मसूद साहब जेल चले गए हैं। आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा रिएक्शन की, लालू जी के जेल जाने पर आपकी क्या सोच है और उस ऑर्डिनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। उनको ये लगता है इस देश की जनता बड़ी बेवकूफ है। जब वो यूनियन कैबिनेट में ऑर्डिनेंस आया था तो वो ऐसा हो सकता है कि इतना अहम ऑर्डिनेंस बिना सोनिया जी और राहुल गांधी की मर्जी के बिना यूनियन कैबिनेट में लाया हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह एक भी बड़ा डिसीजन बिना उनकी मर्जी के लेते हो? ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने किया वो ड्रामेबाजी है? पूरी ड्रामेबाजी है। इस देश की सारी, आप सड़क के ऊपर 10 आदमियों से पूछ लीजिए। मैं तो पूरा दिन आप बड़ी बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जनता के साथ धोखा किया है, ड्रामेबाजी की है। मैं केवल नहीं कह रहा, सारा देश कह रहा है। सारा देश कह रहा है जी। 2 दिन पहले तो अपनी कैबिनेट में बिल ले आए, जब 2 दिन के अंदर जनता में हाहाकार मच गया तो और बदनामी होने लग गई तो खुद ही आके उसको फाड़ दिया। सारी जनता जानती है ड्रामा कर रहे हैं, इससे कोई उनकी साख बढ़ी नहीं है, साख घटी। फायदा क्या होगा राहुल को? भाई, जब 2 दिन के अंदर जब इतना हंगामा मच गया, और बीजेपी वाले भी पहले, कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई उनसे भी बात हो गई थी पीठ पीछे, बीजेपी वालों ने भी शोर करना चालू कर दिया, तो इन्होंने कहा हम भी शोर करना चालू कर देते हैं, और इन्होंने भी अपनी सरकार के खिलाफ। तो जो भी ठीकरा फूटता है, कांग्रेस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आरटीआई एक्ट आया तो राहुल गांधी लाए, नरेगा आया तो राहुल गांधी लाए, जितने गलत काम हुए वो मनमोहन सिंह ने किए। सारे गलत काम मनमोहन सिंह करते हैं, सारे अच्छे काम राहुल गांधी करते हैं। ये पूरे इनका बड़ी अच्छी सेटिंग है। चलिए ये बताइए, अभी लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। लालू प्रसाद यादव का आपने राजनीतिक कैरियर भी देखा होगा, आपको कैसा लगता है कि हिंदुस्तान की सियासत में उससे कोई असर आएगा? देखिए, पहली चीज तो ये कि 17 साल बाद आज ये आदमी जेल गया है। 17 साल तक ये संसद में बैठा रहा, 17 साल तक भ्रष्टाचारी आदमी संसद में बैठ के हमारे देश के कानून बनाता रहा। कितनी गलत बात है। और ऐसे पता नहीं कितने और बैठे हुए अंदर संसद के, और ऐसे ऐसे लोग जिनको कि एक्चुअली जेल के अंदर होना चाहिए, वो संसद में बैठ के हमारे देश के कानून बना रहे हैं। कितना संगीन बात है। आपने बहुत पहले कहा था कि अन्ना हजारे पार्लियामेंट से ऊपर है, एक आपका स्टेटमेंट बहुत पहले आया था।
कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके पूरे व्यक्तित्व से, आपकी पूरी शख्सियत से और जिस तरह की बात आप करते हैं, कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अंडरमाइन होते हैं? उल्टा है। पहली बात तो वो स्टेटमेंट मैंने वो गलत छपा था, अगले दिन ही मैंने बोला था। मैंने ये नहीं कहा था अन्ना हजारे पार्लियामेंट से ऊपर है, मैंने ये कहा था कि एक आम आदमी इस देश का संसद से ऊपर है। तो मुझसे पूछा गया अन्ना हजारे, तो मैंने कहा अन्ना हजारे भी इस देश का आम आदमी है। ये था, इस देश का आम आदमी सुप्रीम है। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज अबाउट। द आम आदमी इज इवन सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी तक जो व्यवस्था थी, अभी तक जो हिंदुस्तान का आर्टिकल है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें बिल्कुल इस क्लियर है कि जो आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ है फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, वो तब तक इनोसेंट है। आप जिन जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनमें से अब सिर्फ एक लालू प्रसाद यादव और रशीद मसूद कन्विक्टेड हैं, बाकी सब तो सस्पेक्ट हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपराधी हैं? ये लोग जानबूझ के इन्होंने न्याय व्यवस्था खराब कर रखी है। लेकिन आपको कम से कम न्यायालय के ऊपर तो भरोसा होना चाहिए, कभी ना कभी वो उनको घोषित किया जाएगा। जब तक वो घोषित नहीं होते, आप कैसे कह सकते हैं कि क्रिमिनल है? यही तो मैं कह रहा हूं, इस न्याय व्यवस्था को कौन सुधारेगा? 17 साल लग गए, अभी तो लोअर कोर्ट का नतीजा आया है, अभी अपील में चले जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए? बहुत ज्यादा। और वो सुधार कौन करेगा? संसद करेगी। संसद तो करेगी नहीं, क्योंकि संसद में करने वाले वही हैं कि अगर आज इन्होंने ये कर दिया कि कोई भी मुकदमा 6 महीने में पूरा हो जाएगा, कर सकते हैं ये लोग, कानून बना सकते हैं, जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं और वो कोर्ट बना सकते हैं। लेकिन कभी हमारे देश की संसद, आज जो लोग बैठे अंदर, वो कभी भी अच्छा कानून पास करके न्याय व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने न्याय व्यवस्था सुधार दी तो आधे से ज्यादा जेल चले जाएंगे। देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जुडिशियल रिफॉर्म्स कभी नहीं करने वाले, हमारे देश के अंदर अपराध कभी भी ये लोग दूर नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा अपराधी तो अंदर बैठे हैं। चलिए, एक समय हो गया, फिर एक ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी बात पे बात करेंगे। बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है, जुडिशियल रिफॉर्म का। बात करेंगे जुडिशरी में किस तरह का करप्शन है, किस जुडिशियल रिफॉर्म की ये बात करते हैं और क्यों भारत में न्याय प्रक्रिया इतनी जटिल है और इसमें इतना समय लगता है। लेते हैं एक ब्रेक। मैं हिंदुस्तान की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान की मोस्ट सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो केजरीवाल जी ने यह कहा कि हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। चलिए इनसे जानते हैं कि किस रिफॉर्म की ये बात कर रहे हैं। मैंने ये देखा है केजरीवाल साहब कि जो जजेस हैं, चाहे वो हायर जुडिशरी के हों या लोअर जुडिशरी के हों, उसमें कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद है। और जो जस्टिसेज हैं उनके यहां भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने बेटे को कोई नेता पॉलिटिक्स में लाता है तो बड़ी उंगली उठती है। हर आदमी कहने लगता है कि राहुल गांधी क्यों आए और तेजस्वी क्यों आए और दूसरे लोग क्यों आए। लेकिन किसी ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जितने जजेस हैं उनके बेटे भतीजे या उनके फैमिली के लोग भी जज होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी नेपोटिज्म है, इसमें भी कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद है। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं सहमत हूं, केवल भाई भतीजावाद है, भाई भतीजावाद तो है ही। आज अगर आप कई सारे सीनियर जजेस को देखेंगे तो उनके बच्चे, उनके ये वो सब आपको जुडिशरी में नजर आते हैं। भ्रष्टाचार बहुत है। आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, करप्शन है? करप्शन है। अरे शांति भूषण जी ने तो एफिडेविट फाइल किया है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, कि पिछले 16 चीफ जस्टिस में से इतने चीफ जस्टिस हमारे देश के भ्रष्ट थे। ऐसा शांति भूषण जी ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनके ऊपर कंटेम्प्ट चल रहा है। तो जुडिशरी के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को कौन ठीक करेगा? संसद ठीक करेगी। संसद ठीक करेगी नहीं, क्योंकि संसद में बैठे हुए लोगों को तो इन्हीं जजेस से ऑर्डर लेने हैं। दूसरा, आज 20-20 साल दिल्ली के अंदर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, दिल्ली के अंदर पिछले 8 महीने के अंदर, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर 1100 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं। एक बलात्कार की तो बात उठी थी, दामिनी के बलात्कार की, उसमें तो 8 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट। बाकी एक के 1100 बलात्कारियों का क्या हुआ? उनको कौन जेल भेजेगा? उनके केस में तो 20 साल लग जाएंगे। हर केस क्यों नहीं 8 महीने में पूरा हो सकता? हर केस क्यों नहीं 4 महीने में पूरा? उसमें नहीं करेंगे,
क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट आप और 1000 कोर्ट खोल दीजिए ना, आप और 1000 जजेस की नियुक्ति कर दीजिए ताकि हर बलात्कारी 3 महीने के अंदर जेल चला जाए। आप दिल्ली पे फिर वापस आते हैं। दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है 70 सीटों में। मैं बात करना चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा तबका आपके साथ नहीं जुड़ पाया है, और मैं अभी भी देख रहा हूं कि आम आदमी के साथ भारत का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो माइनॉरिटीज हैं, वो आपके प्रति न जाने क्या कारण है कि बहुत ज्यादा आपके साथ नहीं आ पाए हैं, और कोई भी ऐसा नाम माइनॉरिटीज का नहीं है जो आपके साथ जुड़ा हुआ हो। पहला तो सवाल आपसे यह है कि आपने जो 70 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं आप दिल्ली में, उसमें कितने माइनॉरिटीज के लोगों को आपने टिकट दिया है, और आगे उनको लेकर के आपकी क्या सोच है? मुझे लगता है 5 से ज्यादा दे चुके हैं हम लोग, और अभी 10 सीट बाकी है। हम लोग इरफानुल्लाह साहब हैं, ओखला से लड़ रहे हैं, शकील अंजुम है जो मटिया महल से लड़ रहे हैं, फरहाना अंजुम है जो बली मरान से लड़ रही हैं। हमारी अकेली पार्टी है जो सो कॉल्ड हिंदू सीट से मुस्लिम को लड़ा रही है। शाजिया इल्मी जो है वो आरके पुरम से लड़ रही है। आरके पुरम जो कि सो कॉल्ड हिंदू सीट मानी जाती है, वहां से मुस्लिम लड़की लड़ रही है और वो जीतेगी, जो सर्वे दिखा रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं इस देश के अंदर कि कोई मुस्लिम सीट नहीं है, कोई हिंदू सीट नहीं है। हिंदू सीट पे मुसलमान को लड़ाइए, मुसलमान सीट पे हिंदू को लड़ाइए। इस देश की आवाम जो है वो सबसे ज्यादा सेक्युलर है। इस देश की आवाम पे, इस देश की जनता पे हमें बहुत केजरीवाल साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज मैं आपकी थोड़ा काटना चाहूंगा। आपने कहा कि माइनॉरिटीज साथ नहीं आ रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप मेरे साथ चलिए, मेरी सभाओं में चलिए, वहां पे अभी मैं कल परसों सदर में सभा करके आ रहा हूं, पूरा ऑडियंस मुस्लिम्स का था, सारा ऑडियंस मुस्लिम्स का था। और आप उसके बाद मेरी लेकिन ये बात तो मानिएगा कि कोई भी मुसलमान चेहरा जिसकी थोड़ी बहुत भी मुस्लिम समाज में, इलियास आजमी, वो आपके साथ नहीं है। इलियास आजमी छोटे हैं, इरफानुल्लाह साहब छोटे हैं। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिन लोगों का भी आपने नाम लिया, वो कोई भी ऐसा राष्ट्रीय चेहरा नहीं है, या ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिनकी कोई मुस्लिम समाज पे या माइनॉरिटीज पे पकड़ हो। मैं सिर्फ वजह जानना चाहता हूं कि क्या शुरुआती दौर में जो आपका आंदोलन चला, उसमें कुछ ऐसी चीज हुई कि मुसलमान तटस्थ हो गए, किनारे हो गए, या आप अभी भी मैं देख रहा था कि आपके मैनिफेस्टो में भी हम माइनॉरिटीज को लेकर के आप जिस सोसाइटी की परिकल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत आइडियल है कि हिंदू सीट से मुसलमान को जिताए, मुसलमान सीट से हिंदू को जिताए। लेकिन अगर हम धरातल पे बात करें, अगर वास्तविकता की बात करें, तो ऐसा अभी समाज नहीं बन पाया है हिंदुस्तान में, और हम आज भी वोट और कैंडिडेट इस पे डिपेंड करते हैं किस सीट पे किस जात का वोट है। ये स्थिति, ऐसे में आप एक इतने बड़े समाज के हिस्से को किनारे रख के नहीं चल सकते हैं। मेरा मानना यह है, आपसे जानना चाहूंगा कि मुसलमानों को लेकर के आपकी क्या सोच है, कोई प्रोग्राम है आपके पास? एक इशू बहुत बड़ा है कि हिंदुस्तान के कई इलाकों में कई मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी, आतंकवाद के नाम पर पकड़ करके जेलों में बंद किए गए हैं। उन पे कभी अरविंद केजरीवाल क्यों आवाज नहीं उठाते? ये मैं एक लेटर मैंने लिखा था मुस्लिम समाज के नाम, आपको मिली उसकी कॉपी? उसकी कम से कम लाखों कॉपी दिल्ली में बटी है मस्जिदों के अंदर। मैं आपको नहीं, जिस तरह से मुस्लिम लड़कों को पकड़ करके बंद किया, आपकी क्या राय है? मैं बता तो रहा हूँ, उसके अंदर सारे मुद्दे लिखे हुए थे जो मुस्लिम से रिलेटेड मुद्दे हैं, और वो लेटर इसी मुद्दे से शुरू होता है। केजरीवाल साहब, देश के जितने भी अहम मुद्दे हैं, चाहे वो मुल्क में करप्शन का मुद्दा हो, मुल्क में लोकपाल लाने की बात हो, या कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उस पर आपकी आवाज सुनी जाती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अल्पसंख्यक समुदाय का है, माइनॉरिटीज का है, कि उनके लड़के दहशतगर्दी के आरोप में पकड़ करके जेलों में बंद किए जा रहे हैं। लेकिन उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, ये अभी तक बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। आप क्या सोचते हैं ऐसी इस स्थिति? पहली बात तो मैं इससे वाकिफ नहीं हूं कि वो बात हम लोग, ये एक मुसलमान भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों के नाम मैंने पत्र लिखा था। इसकी लाखों कॉपीज पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हर मस्जिद के अंदर बटी है इसकी लाखों कॉपीज। इसमें मैंने साफ साफ लिखा है, आज हमारे देश का मुसलमान दहशत में रहता है, अपने ही मुल्क में उसे किराएदार जैसे सलूक क्यों होता है। हमारा ये मानना है कि देश के अंदर ढेर सारे लड़कों को पकड़ पकड़ के झूठे केस लगा के, आतंकवाद के केस लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। हम ये बात से सहमत हैं कि कई सारे आतंकवादी जो पकड़े गए थे वो मुसलमान थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान आतंकवादी है। मुसलमानों में ढेर सारे देशभक्त हैं। इस देश का राष्ट्रपति जो है अब्दुल कलाम, जिसके ऊपर के पूरे देश को गर्व है, वो इस मुसलमान था। ऐसा नहीं कि जो आतंकवादी पकड़े गए वो दूसरे धर्मों से नहीं थे। एक माधुरी थी जो कि पाकिस्तान को सबूत बेचते, वो तो हिंदू थी। जी, वो भी IFS ऑफिसर थी। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, वो ना तो मुसलमान है ना हिंदू हैं। तो एक ही कौम को आतंकवाद के नाम पे वो करना ठीक नहीं है। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार है,
देश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद दिल्ली में ओखला में रहने वाले लड़के अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? हमारी बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग आप यहाँ पर रुके, दिल्ली की बात कर रहे हैं। आपके पॉलिटिक्स में आने के पीरियड की ही बात है, उस पीरियड में आप सक्रिय हो गए थे कि दिल्ली में ओखला में बाटला हाउस में एक इनकाउंटर होता है और एक लड़का मारा जाता है, वहां पे कई जबरदस्त पुलिस इनकाउंटर होता है और वो आज तक इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आप उस पर कभी कुछ नहीं बोले। ये इसमें लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है, लेकिन आपके जो वक्तव्य मैं आपको बताता हूं कौन लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर कोर्ट में केस किया था। प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे के ऊपर एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग की थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया था, हाई कोर्ट के अंदर केस किया था। ये कहना गलत है कि हमने इन मुद्दों के ऊपर आवाज नहीं उठाई, हमने केवल ना ही आवाज उठाई है, इन मुद्दों के ऊपर हमने एक्शन भी लिया है। ओखला के अंदर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सवेरे सवेरे हमारे पार्टी के लोग जा रहे थे, 5 बजे 2 मुस्लिम लड़के सड़क पे जा रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको लेके थाने चली गई। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने पुलिस से पूछा इनका क्या कसूर है। पुलिस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। जब वहां पे ज्यादा हंगामा किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, तब उन्होंने छोड़ा। और 2 लड़के जो है वो पुलिस उस दिन 4 सेक्शन लगा देती, 4 धाराएं लगा देती, उनको अंदर कर। मेरा ये कहना है कि इस वक्त मुद्दा हिंदू और मुसलमान का नहीं है। इन पार्टियों ने हमें हिंदू मुसलमान इन सारे जैकेट्स के अंदर कर करके और हमें अलग अलग कर दिया। हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा जी। कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना बॉन्डेड वोटर समझा है, वोट बैंक समझा। बीजेपी हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। ना बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना कांग्रेस ने मुसलमानों। तो यानी हम ये समझे कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुसलमानों को, हिंदुओं को वोट बैंक बनाए हुए है। लेकिन एक मसीहा आया है अरविंद केजरीवाल, जो इस पूरी व्यवस्था का परिवर्तन करके एक ऐसा सिस्टम लाएगा जिसमें बहुत आइडियल सिचुएशन होगी, जात पात की राजनीति नहीं होगी। हम पॉलिटिक्स में कैरियर बनाने नहीं ले आए, अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हैं। अगर मेरे को पैसा ही कमाना होता तो मैं इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी कर रहा था। पैसा बनाने के लिए कोई बुरी नहीं थी वो नौकरी, करोड़ों रुपए कमा सकता था। वो नौकरी छोड़ के झक मारने की जरूरत नहीं थी। जंतर मंतर पे झक मारी, रामलीला मैदान में झक मारी, 15 दिन तक भूखे रहा। कोई भी सत्ता का पैसा का लालची आदमी 15-15 दिन तक भूखे नहीं रहता। नहीं तो आपकी नजर तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। आज कह सकते हो आप, मतलब मैं अगर ये कहूं कि लेट अस अज्यूम कि आपकी बात मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, या हो सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो। 12 साल हो गए मेरे को नौकरी छोड़े हुए। 12 साल से तो नहीं थी, झुग्गियों के अंदर मैं काम किया करता था। 12 साल से राशन कार्ड बनवाया करता था। कभी हमने जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे। ये तो उन्होंने लोकपाल बिल नहीं बनाया, ये तो उन्होंने राइट टू रिजेक्ट और राइट टू चुनाव की बात हुई कि आपने कभी सोचा नहीं था। आपके सहयोगी भी आपके इस डिसीजन से बहुत नाराज हुए। अन्ना हजारे ने आपका साथ छोड़ दिया और आपके साथ मंच शेयर करने से ही मना किया कि अब उनका राजनीतिक एम्बिशन है, पॉलिटिकल एम्बिशन है, मैं उनके साथ नहीं हूं। आपको कैसा लगा? बुरा लगा। अगर वो साथ होते तो इसका बहुत अच्छा रहता। क्या आपके इलेक्शन में अन्ना हजारे आएंगे कैंपेनिंग के लिए? मना कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। और किन किन लोगों ने आपका साथ छोड़ा? किरण बेदी ने भी शायद आपका साथ छोड़ा। किरण बेदी जी और अन्ना जी का कहना है कि राजनीति कीचड़ है, हम गंदे हो जाएंगे। हमने कहा जी सब कुछ करके देख लिया, ये लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि सारी पार्टियों ने चोरी कर रखी है। अगर आपको देश से भ्रष्टाचार दूर करना है तो सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। अगर गंदे भी हो जाएंगे तो यही हमारी कुर्बानी समझ लेना कि हमने अपनी इज्जत भी दांव के ऊपर लगा दी। लेकिन अब टीचर से याद आया, एक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, उसके एक कैंडिडेट की आजकल बहुत चर्चा है कि वो देश का भावी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। आप उस स्थिति को, आप उस सिचुएशन को सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, आप कैसे देखते हैं? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, नहीं होने वाले वो अभी तो। क्यों आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? देखिए, जो सारी परिस्थिति आ रही है उससे लगता नहीं है। मतलब ये मीडिया का हाइप ज्यादा नजर आ रहा है और इस पूरे मीडिया हाइप के पीछे कौन है ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये सारी जो प्रधानमंत्री की रेस है और ये सब है, इससे देश का फायदा कुछ नहीं होने वाला। और अभी तो 8 महीने बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में। अभी तो चलिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है 2014 के चुनाव में, जब उस चुनाव में आपकी आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही होगी पार्लियामेंट का, तो किसके पार्टी सत्ता में आने के चांसेस हैं? और अगर 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों करीब करीब बराबर सीटों के साथ हुई और तीसरी पार्टी आम आदमी कुछ सीटों के साथ इस स्थिति में हुई कि वो सरकार बनवा सकती है, आप किधर जाएंगे? यूपीए की तरफ या इंडिया की तरफ? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी आदमी हमें वोट देगा वो कांग्रेस और बीजेपी से तंग आके हमें वोट देगा।
हम उसके साथ धोखा करेंगे। नहीं, व्यर्थ नहीं होगा। सच्चाई के लिए दिया गया, एक किसी ने पूछा कि हमारा तो वोट बेकार तो नहीं हो जाएगा। बेईमानों को देने से वोट बेकार होता है, ईमानदारों को देने से वोट बेकार नहीं होता है। तो आप ये मान रहे हैं, बल्कि मैं इस बात को ऑन द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि 2014 के इलेक्शन 2014 नहीं 2013 भी अगर दिल्ली में बाई चांस हंग असेंबली बनती है, हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और ना उनकी सपोर्ट लेंगे हम लोग। या तो हम सरकार बनाएंगे या सरकार अपोजिशन में बैठेंगे। या तो हमें सरकार बनाने की मेजोरिटी मिलेगी और नहीं तो। आपको ऐसा नहीं लगता केजरीवाल साहब कि राजनीति के जो दौ पेच है या जो गेम है या जो उसके नियम है, कहीं आप उसके खिलाफ की बातें कर रहे हैं? हम ये नियम चेंज करने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम उन नियमों को बदलने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम इस देश की राजनीति साफ करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे येन केन प्रकारेन सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बातचीत की। आपका समय के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो रिजॉल्व है, आपकी जो बातें हैं, वो सत्ता में आने के बाद भी इसी तरह से रहें। तकरार में आने का आपके बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपने जो सपने देखे हैं वो साकार हों और हिंदुस्तान में एक ऐसी सिस्टम आए जिसमें हम और आप सब लोग करप्शन फ्री माहौल में जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।